पढ़ेंगे ऑर्थो का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, मतलब जो फीमर बोन होती है ना उसके शाफ्ट का फ्रैक्चर। तो वो पहले देखते हैं कि ये जो फीमर बोन होती है कौन सी बोन होती है। जो फीमर बोन होती है अपनी थाई की बोन होती है और थाई अपनी लोअर लिम्ब के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो ऊपर वाला जो हेड होता है ना वो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इसका जो हेड होता है ये यहाँ पेल्विस प्रेजेंट होती है, तो पेल्विस पे जो एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है उसके साथ फिक्स्ड होता है और यहाँ पर हिप जॉइंट ये बनाता है। और उसका जो नीचे वाला जो पार्ट होता है लोअर एंड वो यहाँ पर नी जॉइंट अपना बनाता है। तो यहाँ पर इसका हेड प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक, यहाँ पर ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर प्रेजेंट होता है। और जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसको अपन शाफ्ट कहते हैं, फीमर का शाफ्ट जिसका अपन बात कर रहे हैं उसके फ्रैक्चर की। तो यहाँ पर अपन देखेंगे किसकी जगह पे कौन कौन से फ्रैक्चर हो सकते हैं। उसके बाद आता है इसके नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पर कॉन्टाइल्स अपन को देखने को मिलती है, मीडियल कॉन्टाइल और यहाँ पर देखने को मिलता है लेटरल कॉन्टाइल। मीडियल कॉन्टाइल होता है मीडियल साइड एंड लेटरल कॉन्टाइल होता है लेटरल साइड। तो इसका फ्रैक्चर अपन को देखने को मिलेगा। तो अपन इसके अंदर देखेंगे, पर इसके पहले अपन ने देखा था जो हेड है उसके पास यहाँ पर नेक प्रेजेंट है, तो उसके नेक का फ्रैक्चर अपन ने पहले देखा था। उसके बाद अपन ने ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर के यहाँ पर जो फ्रैक्चर होता है ये अपन ने पहले की वीडियो में देखा था। तो अपन यहाँ पर देखेंगे इसके शाफ्ट का फ्रैक्चर। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आएगा इसके जो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं उसके फीमर के जो लोअर पार्ट है उसका फ्रैक्चर। तो अपन पहले शाफ्ट की बात करेंगे। तो इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो अपन इसके फीमर का जो फ्रैक्चर हो रहा है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद अपन इसकी पैथोएनाटॉमी देखेंगे। पैथोएनाटॉमी देखने के बाद इसका अपन को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसके बाद और ट्रीटमेंट करने के बाद भी अपन को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जिस उन कॉम्प्लिकेशंस के की भी अपन बात करेंगे। तो आता है इसका पहले इंट्रोडक्शन। तो अब पहले अपन देखेंगे जो फीमर का जो शाफ्ट का जो फ्रैक्चर हो रहा था वो किस कारण से हो रहा है। ये तो किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलता ही है सीवियर वोलेंस एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण अपन को ये फ्रैक्चर हो सकता है। या तो डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट अपन को देखने को मिल सकता है। जैसे इनडायरेक्ट का मतलब जैसे ट्विस्टिंग और बेल्डिंग फोर्स के कारण, और डायरेक्ट का मतलब जैसे ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण कि कोई चीज़ आई जो बिल्कुल थाई से टकराई और उसका फ्रैक्चर हो गया। ये एक पर्सन है जहाँ पे इसका हिप है, यहाँ पे नी है और यहाँ पे एंकल और ये फुट है। तो मान लो कोई एक कार भी आई तो उसने यहाँ पे सीधा यहाँ टक्कर मारी तो उसका फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। तो इस फ्रैक्चर के कारण यहाँ पे पेल्विस की भी कोई इंजरी हो सकती है, हिप जॉइंट के अंदर भी हो सकता है और यहाँ पर इसका फ्रैक्चर तो हो ही रहा है। तो अपन बात करेंगे अब इसके पैथोएनाटॉमी की। पैथोएनाटॉमी में अपन को यहाँ पे एक डायग्राम देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर हिप जॉइंट है, यहाँ पर ये पेल्विस है, यहाँ पर एसिटाबुलम के साथ जो हेड है ये फिक्स्ड है और यहाँ पे हिप जॉइंट बना रहा है। और ये जो शाफ्ट था जो पहले इस तरह से था अपन को देखने को मिल रहा था, उसका फ्रैक्चर होने के कारण वो इस तरह से अपन को देखने को मिल रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको अपन कहेंगे प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट और जो नीचे वाला पार्ट है इसको अपन कहेंगे डिस्टल फ्रैगमेंट। इसका जो प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट है इसका एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, इस तरह से एरो नज़र आ रहा है और इसका अबडक्शन हो रहा है। और इसका अबडक्शन किस कारण से हो रहा है, ये हो रहा है अबडक्टार्स मसल्स के कारण। और इसका जो डिस्टल फ्रैगमेंट है जो नीचे वाला जो पार्ट है इसका अबडक्शन हो रहा है, इसका अबडक्शन हो रहा है अबडक्टार मसल्स के कारण। तो इन मसल्स के कारण इनका डिस्प्लेसमेंट अपन को देखने को मिल सकता है। तो अपन ये देखेंगे जो फ्रैक्चर अपन ने देखा कि ये किस किस तरह से इसका फ्रैक्चर हो सकता है। या तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है कि सिर्फ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है या फिर ओब्लिक फ्रैक्चर हुआ है। ये फ्रैक्चर्स के टाइप्स है। यहाँ पे स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर हो सकता है जिसके अंदर तो अपन को 2-3 पार्ट्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर सेगमेंटल फ्रैक्चर अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये फ्रैक्चर है ना ये डिपेंड करता है इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है ना, मतलब किस तरह की इंजरी हुई है, किस तरह का फोर्स से ये फ्रैक्चर हुआ है, इस पर ये डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फ्रैक्चरिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये लिखा है जो फ्रैक्चर है ये किसी भी साइड पर हो सकता है। अपन ने यहाँ पे इसके साइड से देखी ना तो यहाँ पे किसी भी साइड से हो सकता है, अपर मीडियल लोअर थर्ड ऑफ द शाफ्ट पे अपन यहाँ पर फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, इक्वली कॉमन होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट की। अपन ने देखा ना कि वहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था फ्रैक्चर होने के बाद। तो क्या होता है ना, जो चिल्ड्रंस होते हैं ना इसके अंदर ये नॉट डिस्प्लेस्ड होता है, लेकिन जो अडल्ट होते हैं ना उसके अंदर ये मार्क्ड डिस्प्लेस्ड होता है। इसका जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट अपन ने देखा था, प्रोक्सिमल मतलब ऊपर वाला, डिस्टल मतलब नीचे वाला पार्ट। जो प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट इज फ्लेक्स्ड, अबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड अपन ने देखा था उधर, बाय पुल ऑफ द मसल अटैच्ड। यहाँ पर ये बात करें प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट की, इसका एक्सटर्नल रोटेशन है एंड अबडक्शन हो रहा है अडक्टार मसल्स के कारण।
अबडक्टार्स मसल्स के कारण। फिर उसके बाद आता है इसका डिस्टल फ्रेगमेंट। डिस्टल फ्रेगमेंट इज अबडक्टेड बिकॉज अटैचमेंट ऑफ अबडक्टार मसल्स, अपन डायग्राम में देखा था। अनसपोर्टेड फ्रैक्चर ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के कारण में डिस्प्लेस्ड हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है ना उसके मसल्स के अटैचमेंट के कारण। तो अपन अब देखेंगे इसका डायग्नोसिस अपन किस तरह से कर सकते हैं। इसका डायग्नोसिस अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो इनके अंदर अपन क्या करते हैं ना, जो क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू इसका डायग्नोसिस करना काफ़ी इजी रहता है। डायग्नोसिस नॉट डिफिकल्ट, मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, इजीली हो जाता है। अगर मान लो कोई पर्सन है वो अपने पास है और उसमें अंदर उसकी कोई हिस्ट्री है जिसके अंदर उसको कोई मतलब सीवियर वायलेंस हुआ था, तो उस कारण से आपको कुछ क्लासिकल साइंस देखने को मिलेंगे। जैसे जो उसकी जो थाई है, थाई की वहाँ पर ही जो फीमर है और वहीं पर फ्रैक्चर हो रहा है, तो जो थाई वाला एरिया है वहाँ पर पेन होगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिल सकती है, अब नॉर्मल मोबिलिटी एक्सेट्रा अपन को देखने को मिल सकता है। जो डॉक्टर है ना वो देखेगा उसकी हिस्ट्री कि उसको कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, या फिर कोई उसको ऐसी डिजीज़ है जिस कारण से उसकी जो मसल्स है वीक हो गई और वीक होने के बाद टूट गई। तो ये सब वो हिस्ट्री चेक करता है डॉक्टर। उसके बाद आता है इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कि अपन इसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अपन इसका एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे में क्या होता है ना, अपन पेल्विस का एक्सरे करवाएंगे और फीमोरल शाफ्ट जो फ्रैक्चर है उसकी पूरी बोन का फ्रैक्चर कराएंगे, मतलब एक्सरे करवाएंगे। फिर एक्सरे के अंदर देखेंगे इसका किस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कौन से पार्ट का फ्रैक्चर है और कौन से टाइप का फ्रैक्चर है। जैसे अपने ट्रांसवर्स ऑब्लिक ये सब देखा ना, वो सब चेक किया जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन फीमर का तो वो एक्सरे करवा ही रहे हैं, लेकिन अपन साथ में पेल्विस का भी एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि जो अपन ने बोला था ना कि जो फ्रैक्चर होता है फीमोरल शाफ्ट का, उस कारण से जो पेल्विस इंजरीज भी अपन को देखने को मिल सकती है। तो अपन को इसको अवॉइड नहीं करना है, इस पर भी ध्यान देना है, अपन को इसको भी ट्रीट करना है। अब बात आती है इसके डायग्नोसिस के बाद इसके ट्रीटमेंट्स की, कि अपन इसका ट्रीटमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो है कंजर्वेटिव मेथड एंड सेकेंड है ऑपरेटिव मेथड। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या आता है ना, ये नॉन ऑपरेटिव मेथड होता है। इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं करते, मतलब अपन इसको ड्रग्स दे के या फिर रेस्ट करके, आइस थेरेपी, क्लोज रिडक्शन करके अपन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा होना ट्रेक्शन और हिप स्पाई का मतलब प्लास्टर कास्ट वगैरह लगा के पर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ऑपरेटिव मेथड के अंदर क्या था ना, अपन इसका ऑपरेशन करते हैं, मतलब सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट अपन अच्छे से कर पाते। इसके अंदर अपन कर सकते हैं क्लोज इंटरलॉक नेल्स का अपन यूज़ कर सकते हैं, नेलिंग अपन कर सकते हैं, और उसको प्लांटिंग करके भी उसको रिड्यूस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट आता है सबसे पहले कंजर्वेटिव मेथड। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर अपन दो चीज़ देखी थी, एक तो ट्रैक्शन एंड एक हिप स्पाइका। तो ट्रैक्शन में अपन क्या क्या करते हैं ना, फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ फीमर, अगर फीमर के जो शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अपन उसको ट्रैक्शन देंगे, और विद और विदाउट स्प्लिंट, उसको स्प्लिंट के साथ या बिना स्प्लिंट के भी ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अंदर अपन सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, थॉमस स्प्लिंट अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको ट्रैक्शन देने के लिए। तो ये थॉमस स्प्लिंट होती है, इसके अंदर यहाँ पर रिंग प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इनर बार एंड यहाँ पर आउटर बार प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कर्व प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नोच प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर इसके अंदर अपन को एंगल देखने को मिलता है 120 डिग्री का एंगल। तो इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके जो फीमर है उसका फ्रैक्चर हुआ है, फीमर की शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ पर पेशेंट की थाई आएगी और यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा उसका पैर। ठीक है, तो यहाँ पर थाई आ जाएगी तो वो बिल्कुल सीधा रहेगा ये वाला पार्ट, और उसके ऊपर अपन को ट्रैक्शन देना है। और चिल्ड्रंस के अपन स्किन ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, एंड जो अडल्ट होते हैं ना उसके अंदर अपन स्केलेटल ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चिल्ड्रंस में अपन ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं दे सकते। तो जो स्केलेटल ट्रैक्शन होता है ना उसके अंदर अपन यूज़ करते हैं स्टिगमैन पिंस का पास थ्रू द अपर एंड ऑफ टिबिया, जिसको अपन अपर जो टिबिया होते हैं ना उसके वहाँ से पास करते हैं। तो अपन देखते हैं कि जो स्किन ट्रैक्शन है एंड स्केलेटल ट्रैक्शन क्या होता है, ये अपन ने पहले की वीडियो में देखा था इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर है स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटल ट्रैक्शन। तो ये दोनों क्या होते हैं ना, ये दोनों मेथड होते हैं ट्रैक्शन अप्लाई करने के। ओके, तो स्किन ट्रैक्शन इस तरह से अपन देते हैं और स्केलेटल ट्रैक्शन इस तरह से देते हैं। अब ये अपन ने एग्जांपल देखा था स्टिगमैन पिंस का, उसको अपन इस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर भी अपन नी जॉइंट पर लगा रहे हैं ये वाला स्प्लिंट, ठीक है, अपन फीमर की बात कर रहे हैं अभी। तो स्किन ट्रैक्शन में क्या होता है ना, अडेसिव स्टेप इज अप्लाई ऑन द स्किन एंड ट्रैक्शन अप्लाई। यहाँ पर अपन ने स्टेप्स अप्लाई किए उसके बाद अपन इसका ट्रैक्शन दे रहे हैं।
The traction force is transmitted from the skin through the deep fascia and intermuscular septa to the bone. तो ये स्किन के थ्रू इसका ट्रैक्शन अंदर की तरफ जाता है। लेकिन जो स्किन स्केलेटल ट्रैक्शन है उसके अंदर क्या होता है, ट्रैक्शन अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द बोन बाय इंसर्टिंग के वायर और स्टिकमैन पिन थ्रू द बोन। तो इसके अंदर अपन क्या करें, डायरेक्ट जो बोन है उसके वहाँ पर अपन ट्रैक्शन दे रहे हैं। तो ट्रैक्शन अपन किस किस से दे सकते हैं, डायरेक्ट अपन बोन्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो अपन के वायर्स का यूज़ करके या फिर स्टिकमैन पिन्स का यूज़ करके अपन इसको बोन्स का ट्रैक्शन दे सकते हैं। इस तरह से, इस तरह इसको पास किया और इस तरह से अपन इसका ट्रैक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे एरो दिख रहा है और इस वाले में भी यहाँ पर एरो है कि अपन इधर वाला इधर पार्ट खींचकर इसको अपन ट्रैक्शन देंगे। तो ये होता है स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटल ट्रैक्शन। तो अब आते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट की। कंजर्वेटिव मेथड अपन देख रहे थे, इसके अंदर अपन ट्रैक्शन देखा और उसके बाद आता है हिप स्पाइका। तो हिप स्पाइका में अपन देख सकते हैं एक प्लास्टर कार्ड जैसा होता है, अपन ने इस तरह से लगाया हुआ है इस वाले पूरे पार्ट में और इस वाले पार्ट में आधा। ओके, तो ट्रंक इसके अंदर इंक्लूड होता है ट्रंक एंड द लिम्ब एंड ट्रंक। इट मे बी अ सिंगल स्पाइका इन्वॉल्विंग ओनली फ्रैक्चर्ड लिम्ब और हो सकता है 1.5 वाला पार्ट। इस दोनों तरीके से अपन अप्लाई कर सकते हैं। चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है ना, फ्रैक्चर बिकम स्ट्रिकी यंग अडल्ट। अगर जो फ्रैक्चर है वो स्ट्रिकी हो गया तो उसको अपन यंग अडल्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इसका ऑपरेटिव मेथड। ऑपरेटिव मेथड के अंदर आता है सर्जिकल प्रोसीजर। तो ऑपरेटिव मेथड के अंदर अपन क्या करेंगे, क्लोज इंटरलॉक नेलिंग अपन करेंगे या फिर प्लेटिंग करेंगे फिक्स्ड विद द थिक स्ट्रिप ऑफ मेटल अपन लगा के उसको फिक्स्ड करेंगे, उसका रिडक्शन करेंगे। तो अब इसके बाद आता है छोटा सा टॉपिक, वो है डिसाइडिंग ट्रीटमेंट प्लान। कि जो अपन जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका अपन प्लान कैसे करेंगे, उसको डिसाइड कैसे करेंगे। तो अपन जो ट्रीटमेंट देते हैं ना ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की एज पर कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट छोटा है, बड़ा है, यंग है, अडल्ट है, कैसा है। उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्चर के लोकेशन की कि फ्रैक्चर किस लोकेशन पे हुआ है, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जो फ्रैक्चर है उसका टाइप कौन सा, जैसे अपन ने पहले देखे थे इसके टाइप्स ट्रांसफर्स ऑब्लिक वगैरह, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद ध्यान दिया जाता है प्रेजेंस ऑफ द वुंड पर, वुंड प्रेजेंट है या नहीं है। ओपन जो फ्रैक्चर होता है वो कंजर्वेटिवली बेड केसेस एक्सटर्नल फिक्शन अपन यूज़ करते हैं उसके अंदर। एक्सटर्नल मतलब बाहर से ही अपन वहाँ पे कुछ फिक्स करते हैं ताकि वो अपनी जगह पे ही बना रहे फ्रैक्चर। तो अपन यहाँ पर भी देखेंगे, अपन ने देखा ना यहाँ पर एज पे डिपेंड करता है। तो एज के थ्रू अपन देखेंगे कि अपन किस एज में किस तरह का ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं। तो अपन देखेंगे चिल्ड्रंस के अंदर, उसके बाद अडल्ट एंड एल्डर्स के अंदर। तो चिल्ड्रंस के अंदर भी एज अपन देखेंगे कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, बच्चा 2 साल का है उसके अंदर अपन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। और उसके बाद जब बच्चा 2 से 16 साल का हो जाएगा जब अपन कौन सा देंगे। तो इन चिल्ड्रंस नॉन ऑपरेटिव मेथड टेक्निक ट्रैक्शन वेरिंग एज ग्रुप। तो इसके अंदर पर क्या है ना, बच्चों के अंदर अपन जितना हो सके ना उतना नॉन ऑपरेटिव मेथड करने का कोशिश करते हैं ताकि उसमें कोई ऑपरेशन ना करे और बिना ऑपरेशन के ही वो जो पेशेंट है वो ट्रीट हो जाए। तो इसके अंदर अपन ट्रैक्शन वगैरह दे के अप्लाई करेंगे और इसके अंदर भी डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो कितने एज का है। तो इसके अंदर अपन बोला था ना कि अपन 2 तरह से देखेंगे। तो अपन देखते हैं पहले जो 2 ईयर्स का जो बच्चा है उसके अंदर अपन कौन से टेक्निक से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन एक मेथड यूज़ करते हैं, मतलब एक ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, वो है गेलोस ट्रैक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो एक बच्चा है इस तरह से लेटा हुआ है, ये यहाँ पर इसके हिप प्रेजेंट है, तो अपन इस तरह से यहाँ पर ट्रैक्शन दे रहे हैं। तो इस ट्रैक्शन में क्या हो रहा है ना, लेग्स ऑफ द चाइल्ड आर टाइड टू द ओवरहेड बीम। ओवरहेड बीम में अपन इसको लगा दिया है और जो हिप्स है उसको यहाँ पर थोड़ा ऊंचा रखा है। ये तो सपोर्टिव पार्ट है लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा ऊंचा रखा हुआ है, यहाँ पर अपन गैप देख सकते हैं इतना, ठीक है। तो हिप लिटिल राइज्ड फ्रॉम बेड से थोड़ा ऊपर अपन इसके हिप्स को रखेंगे। अपन ऐसा क्यों करेंगे कि ताकि जो काउंटर ट्रैक्शन इसके ऊपर लगता रहे, काउंटर ट्रैक्शन के लिए तभी तो ट्रैक्शन लगेगा। वेट ऑफ द बॉडी प्रोवाइड, जो कि जो काउंटर ट्रैक्शन है ना, जो बॉडी का जो वेट होता है ना वो प्रोवाइड करता है फ्रैक्चर। तो इस तरह से फ्रैक्चर को अपन रिड्यूस करेंगे। 3 to 6 वीक्स के लिए अपन केलस सफिशेंट होता है केलस।
तो अब बात आती है कि बच्चा जब 2 साल से और 16 ईयर्स का है उसके बीच अपन कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर अपन डिफरेंट टेक्निक वो ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। यूज टू कीप फ्रेगमेंट इन प्रॉपर अलाइनमेंट। जो फ्रेगमेंट्स 2 फ्रेगमेंट हो गए थे ना फ्रैक्चर होने के बाद, एक तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, तो उन दोनों का अलाइनमेंट में रखने के लिए अपन कुछ दूसरे ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। वंस फ्रैक्चर बिकम स्ट्रिकी, जब फ्रैक्चर स्ट्रिकी बन जाता है तो उसको अपन हिप स्पाइका से उसको इमोबिलाइज करेंगे। अगर ओल्ड चिल्ड्रन है तो उसके अंदर पर इंटरनली फिक्स्ड करेंगे मोर देन 10 ईयर एज में, और TENS नेल्स का अपन यूज़ करेंगे, टिटेनियम इलास्टिक नेल सिस्टम का। उसके बाद आते हैं अडल्ट, ये तो हो गया बच्चों के अंदर। अब आते हैं अडल्ट एंड एल्डर्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, अगर वो कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीट नहीं होता है, मतलब अपने रिडक्शन किया, प्लास्टर कास्ट लगाया, स्प्लिंट्स दी, उसको रेस्ट करने के लिए बोला, ग्रेविटी ट्रैक्शन देके उसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा है वो, तो अपन उसके लिए ऑपरेटिव मेथड का यूज़ करेंगे। तो ऑपरेटिव मेथड का अपन इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि मान लो अपन ने रिडक्शन कर लिया लेकिन वो फेल हो गया, तो अपन ऑपरेटिव मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो अपन ये हो गया अपने ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करने के बाद अपन को कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आता है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन को स्ट्रोक, फेट एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, इंजरी टू फेमोरल आर्टरी की इंजरी हो सकती है, सियाटिक नर्व की इंजरी हो सकती है, इन्फेक्शन अपन को देखने को मिल सकता है। और लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिले यूनियन, नॉन यूनियन, माल यूनियन, नी स्टिफनेस, अपन को ये बाद में देखने को मिलेगी, लेकिन ये वाले जो कॉम्प्लिकेशन है अपन को जल्दी देखने को मिल जाएंगे, इसके साइन एंड सिम्टम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ये अपन को कुछ सालों बाद पता लगेगा। तो स्ट्रोक के अंदर क्या होता है ना, जैसे मान लो क्लोज्ड फ्रैक्चर हो गया, एक तो होता है ओपन फ्रैक्चर एंड एक होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर की, जो फ्रैक्चर हुआ है वो अंदर ही, मतलब वो ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तो मान लो अगर क्लोज फ्रैक्चर है तो उसके अंदर ब्लड लॉस हो गया 1000 to 1500 ml का, तो उस कारण से हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है पेशेंट। तो उसको अपन IV लाइन पर रखेंगे और ब्लड अरेंज करेंगे, और उसकी पल्स एंड जो ब्लड प्रेशर है उसको अपन को बार बार चेक करना है। तो ये होता है स्ट्रोक। फिर इसके बाद आता है फेट एम्बोलिज्म, ये भी एक इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अपन को उसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलने लग जाते हैं फेट एम्बोलिज्म के आफ्टर 24 to 48 आवर्स के अंदर। तो अपन को अवॉइड करना है पेशेंट को, जो अपन उसको शिफ्ट करते हैं बार बार, उसको अवॉइड करना है विदाउट प्रॉपर स्प्लिट। जब तक अपन उसको स्प्लिट नहीं लगा देते जब तक अपन उसको बार बार शिफ्ट नहीं करना है कि आप यहाँ पर आ जाओ, फिर इस बेड पे आ जाओ, ऐसा करो वैसा करो, उसको नहीं, उसको एक ही जगह पे अपन को रखना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाने हैं। इंजरी टू फिमोरल आर्टरी की, अपन को फिमोरल आर्टरी की इंजरी भी देखने को मिल सकती है। अब ये इंजरी क्यों होगी, ये किसी बोन के सार पे एज के कारण हो सकती है। वैसे तो ये काफ़ी रेयर होती है, लेकिन फिर भी अपन को कभी कभी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज एंड फिमोरल जो आर्टरी उसका डैमेज अपन को देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर, जो मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होते हैं वो होते हैं जंक्शन मीडियल डिस्टल थर्ड ऑफ द फिमोरल शाफ्ट का जो जंक्शन होता है वहाँ पर। उसके बाद आती है इंजरी टू सियाटिक नर्व, कि सियाटिक नर्व की इंजरी भी अपन को देखने को मिल सकती है, जैसे कि अपन को फिमोरल आर्टरी की देखने को मिली थी। तो फिमोरल आर्टरी और सियाटिक जो नर्व होती है ना, वो फीमर के जो फीमर बोन होती है ना उसके आसपास से जाके वो सप्लाई करती है, तो इनकी इंजरी भी अपन को देखने को मिल सकती है। ये भी इसकी तरह ही होगा कि शार्प एजेस के कारण हो सकता है, या फिर अपन ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं उस कारण से अपन को इसकी इंजरी देखने को मिल सकती है। डैमेज वेरियस फ्रॉम, इसकी जो डैमेज होगा ये वेरी करता है, या तो ये न्यूरोप्लैक्सिया हो सकता है, या फिर ज़्यादा सीवियर होकर नर्व कम्प्लीटली बेकार डैमेज हो जाएगी, इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद होता है इन्फेक्शन। अपन ने देखा था कि यहाँ पे 2 तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं, एक तो था क्लोज्ड एंड एक था ओपन। तो अगर मान लो ओपन फ्रैक्चर हो गया तो उसका ब्लड वगैरह सब बाहर आ जाएगा, बोन भी बाहर आ जाएगी, तो उसके अंदर कुछ भी बैक्टीरिया वायरस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस कारण से इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पर। ओपन फ्रैक्चर है तो वुंड कंटामिनेटेड विथ कॉन्सिवेंट इन्फेक्शन लीड्स टू ऑर्थोमाइलिटिस। तो इस तरह से अपन को इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, तो अपन को इसको और ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ओपन फ्रैक्चर को। उसके बाद अपन ने देखा था कि लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अपन को डिले यूनियन, नॉन यूनियन एंड माल यूनियन एंड नी स्टिफनेस अपन को देखने को मिल रही थी। तो डिले यूनियन का मतलब क्या होता है ना, जिस टाइम को उसको यूनियन होना चाहिए तो वो उस टाइम पे यूनियन नहीं होता, उसको बहुत टाइम लग जाता है, उसको अपन कहते हैं डिले यूनियन।
नॉन यूनियन का मतलब है कि मान लो अपन रिडक्शन ठीक से नहीं किया, ऑपरेटिव मेथड है वो फेल हो गया, तो किसी भी कारण से वो यूनियन नहीं हो पाएगा, मतलब बिना जुड़ा ही रह जाएगा वो पार्ट। माल यूनियन का मतलब है कि वो फ्रैक्चर जुड़ तो गया है लेकिन गलत तरीके से जुड़ गया, अपना फ्रैक्चर जुड़ना चाहिए था, मान लो ये फ्रैक्चर हुआ, इसका इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसको जुड़ना चाहिए था इस तरह से यहाँ पर, लेकिन ये जुड़ गया इसी तरह से, ये जुड़ गया यहाँ पर इसी तरह से जुड़ गया, तो इसको अपन कहते हैं माल यूनियन। तो इस कारण से अपन को और भी ज़्यादा वो देखने को मिल सकती है डिफॉर्मिटीज़, या फिर वहाँ पर नी स्टिफनेस आ गई, और ज़्यादा देखें तो अपन आर्थराइटिस वहाँ पे हो सकता है, नेक्रोसिस वगैरह अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो ये था अपना फीमर का फ्रैक्चर, उसके शाफ्ट का फ्रैक्चर, शाफ्ट ऑफ फीमर। इसके अंदर अपन इसका इंट्रोडक्शन देखा, पैथोएनाटॉमी देखी, डायग्नोसिस देखा, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस। वीडियो अच्छा लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू।